तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे एनिमे मूवी को जो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है, जिसमें टाइम ट्रैवल और एक खूबसूरत सी प्यार भरी दास्तान, एक ऐसी खूबसूरत सी प्यार भरी दास्तान जिसमें टाइम ट्रैवल है, एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की प्यार करने लग जाते हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में जानते तक नहीं। खूबसूरत सी प्यार भरी कहानी जिसे खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जिसका एनिमेशन काफी ज्यादा शानदार है, जिसकी काफी सारे सीनरी जो कि बहुत ही ज्यादा रियल नजर आते हैं, जिसका म्यूजिक जो दिल छू ले और साथ ही आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और उस मूवी का नाम है योर नेम, जिसे जापानीज में किमी नो नावा नाम से जाना जाता है। योर नेम एक एनिमे फैंटेसी रोमांटिक मूवी है जिसे मकोटो शिनकाई ने लिखा है, जो मूवी 2016 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 की है। कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़की को सोते हुए देखते हैं जिसका नाम मित्सुआ मियामिज़ु है। वो जापान के एक छोटे से गांव इतुमोरी में अपनी दादी और छोटी बहन के साथ रहती है। वो अपने सपने में किसी लड़के को कह रही होती है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? और अचानक अपनी नींद से जग जाती है और बड़ी हैरानी के साथ अपने छाती को देख रही होती है और उन्हें दबाने लग जाती है। तभी अचानक वहाँ पर उसकी छोटी बहन योत्सुआ मियामिज़ु आ जाती है और उसे देखकर गुस्से से कहती है, मित्सुहा तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो, ब्रेकफास्ट तैयार है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मित्सुआ मिरर के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े उतार अपने शरीर को बड़ी हैरानी के साथ देखती है और चीखने लग जाती है। अगले सीन में हम मित्सुआ को अपनी दादी और उसकी बहन के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। उसकी दादी और उसकी छोटी बहन मित्सुआ से कहती है, आज तो तुम ठीक लग रही हो, कल तो तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। ये सुनकर मित्सुआ हैरान हो जाती है क्योंकि उसे कल का कुछ याद नहीं होता। तभी टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है, एक धूमकेतु जो कि 1200 सालों में एक ही बार नजर आता है, जिसे इस महीने अपनी नंगी आंखों से देख सकेंगे। इसके बाद मित्सुआ अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे अपने दो दोस्त मिलते हैं जिसका नाम तेस्सी और सायाका होता है। सायाका मित्सुआ से कहती है, आज तो तुम ठीक से अपना बाल बनाकर आई हो। और तेस्सी मित्सुआ को कहता है कि क्या तुम्हारी दादी ने तुम पर कोई झाड़ फूक किया? मित्सुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं। तभी रास्ते में गुजरते हुए तीनों एक आदमी को देखते हैं जो कि भाषण दे रहा होता है। वो आने वाले इलेक्शन में मेयर के पद के लिए एक कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हुआ होता है। वही रास्ते में मित्सुआ को अपने कुछ और क्लासमेट मिलते हैं जो उन्हें मेयर और मेयर के ठेकेदार कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। ये सुनकर तीनों उदास होकर अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इलेक्शन में खड़ा हुआ आदमी मित्सुआ को देखता है और गुस्से से उसे कहता है, मित्सुआ अपनी पीठ सीधी कर कर चलो। सभी लोग मित्सुआ को देखते हैं और उसके क्लासमेट उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर मित्सुआ बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और चुपचाप वहाँ से आगे निकल जाती है। मित्सुआ कहती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो मेयर कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि मित्सुआ के डैड है जिसका नाम तोसुकी मियामिज़ु है। इसके बाद मित्सुआ को अपने क्लासरूम में देखते हैं। वो अपनी नोटबुक को बड़े हैरानी से देख रही होती है क्योंकि उस नोटबुक में लिखा था, तुम कौन हो? उनकी टीचर उन्हें अशोकरे के बारे में पढ़ा रही होती है कि शाम के समय ना तो दिन हो और ना ही रात, उस समय हम वो देख सकते हैं जो हमारी दुनिया और हमारी मानव जाति के परे है। मित्सुआ अभी भी यही सोच रही होती है कि आखिर उसके नोटबुक में ये लिखा किसने होगा। अभी अचानक उसकी टीचर उसे आवाज़ देती है। मित्सुआ अपना नाम सुनकर जल्दी से खड़ी हो जाती है। उसकी टीचर उससे कहती है, मित्सुआ तो आज तुम्हें अपना नाम याद है? ये सुनकर उसके सारे क्लासमेट हंसने लग जाते हैं और मित्सुआ को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी टीचर ऐसा क्यों कह रही है। उसके बाद तीनों दोस्तों को एक साथ देखते हैं। सायाका मित्सुआ को कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कल तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। तुम कल अपना लॉकर भी भूल गई थी और तो और कल तो तुम अपना बालों को भी बांध कर नहीं आई थी। मित्सुआ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। मित्सुआ बताती है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से अजीब से सपने में हूँ, जैसे मैं अपने सपने में किसी और की ज़िंदगी जी रही हूँ। ये सुनकर तेस्से कहता है, तुम्हें अपने पिछले जन्म के सपने आते होंगे। और तभी मित्सुआ तेस्से से पूछती है, क्या तुम्ही ने मेरे नोटबुक में उसे लिखा था? जिसे सुनकर तेस्से हैरान हो जाता है। सायाका कहती है, कल तुम सच में अजीब सा बर्ताव कर रही थी, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो। मित्सुआ बताती है कि मैं तो ठीक हूँ। सायाका कहती है, शायद तुम जल्द ही आने वाले रिचुअल की वजह से स्ट्रेस में हो। मित्सुआ कहती है, मुझे उसकी याद मत दिलाओ,
मैं इस शहर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जल्द से जल्द ग्रेजुएट होकर टोक्यो जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो तीनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अगले सीन में मित्सुआ और उसकी फैमिली को बुनाई करते हुए देखते हैं, जो कि किसी रस्म के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उनकी दादी उन्हें इस रस्म के बारे में बताती है कि ये रस्म हजारों सालों से चली आ रही है। अगर इन धागों से तुम ऐसे कढ़ाई करोगे तो तुम्हारे और इन धागों के बीच भावनाओं का मेल पैदा होगा। आज से करीब 200 साल पहले चप्पल बनाने वाले मायागुरु के बाथरूम में अचानक से भयंकर आग लग गई थी, जो पूरे शहर में फैल गई थी, जिसमें सारे मंदिर और पुराने दस्तावेज नष्ट हो गए। इसलिए उस आग को कहा जाता है द ग्रेट फायर ऑफ मायागुरु, क्योंकि इस आग की वजह से सब नष्ट हो गया था। जिन दस्तावेजों में इस त्यौहार के पीछे के मायने लिखे थे वो भी नष्ट हो गए। धीरे धीरे लोग इस त्यौहार को भूलने लग गए। इसलिए हमारे मियामिज़ू परिवार का कर्तव्य है कि हम इस त्यौहार को जारी रखें। आगे बताते हुए उनकी दादी उन्हें बताती है कि पहले तो तुम्हारे डैड ने घर छोड़ दिया, उसके बाद मंदिर के पुजारी का पद भी, और अब राजनीति में जा बैठा है। अब रात में दिखाया जाता है कि मित्सुआ और उसकी छोटी बहन मंदिर में डांस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मुंह से चावल चबाकर उन्हें मुंह से बाहर निकालकर एक छोटे से बॉक्स में स्टोर कर देते हैं, जो कि ये मियामिज़ू परिवार का एक रिचुअल होगा। ये देखकर मित्सुआ के कुछ क्लासमेट्स कहते हैं, छी, वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसे ये करते हुए शर्म नहीं आती। मित्सुआ भी इसे सुन लेती है। इसके बाद दोनों बहनें इन बॉक्स को सील कर देती है, जिनमें मुंह से निकला हुआ चावल होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। बाद में जाके ये अल्कोहल बन जाएगा, जिसे कुचिकामे साके कहते हैं। जिसके बाद मित्सुआ और उसकी छोटी बहन कुचिकामे साके को लेकर आ रही होती है। उसकी बहन उसे कहती है, तुम कुचिकामे साके बनाकर बेच सकती हो और बेचे हुए पैसे से तुम टोक्यो जा सकती हो। मित्सुआ कहती है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मित्सुआ फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाती हुए कहती है, मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी ज़िंदगी से नफरत है। अगले जन्म में मुझे टोक्यो शहर का खूबसूरत सा लड़का बनाना। अगले सीन में जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टाकी ताचिबाना है, जो कि सो रहा होता है। वो अपनी नींद से उठकर बड़ी हैरानी से खुद को ही टच कर रहा होता है। वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है और काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। वो खुद को ही मिरर में घूरते रहता है। तभी ताकि के डैड उसे आवाज़ देते हैं कि तुम उठ गए। वो उसे कहते हैं खाना बनाकर स्कूल चले जाना, और फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं। ताकि कहता है ये बड़ा अजीब सपना है। तभी उसे सुकासा नाम के किसी लड़के का मैसेज आता है। ताकि कहता है, सुकासा, ये कौन है? जैसे ही ताकि स्कूल जाने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, वो अपने सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाता है। ताकि रास्ते पर इधर उधर देख स्कूल जाते वक्त और बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो टोक्यो शहर है। ताकि किसी तरह अपने फ़ोन के जरिए स्कूल पहुंचता है। वो बड़ी आश्चर्यचकित होकर क्लासरूम को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसका क्लासरूम कौन सा है। तभी पीछे से उसका वही दोस्त सुकासा फूजी, जिसे थोड़ी देर पहले ताकि को मैसेज किया था, उसके करीब आकर उसे चौंका देता है और ताकि से कहता है, आज तो तुमने आने में बहुत देर कर दी, चलो लंच करते हैं। ताकि जो कि थोड़ा शर्माते हुए नजर आता है। ताकि सुकासा और अपने एक और दोस्त शिंता तकागी को बताता है कि आज मैं खो गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। वो दोनों कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ताकि जो थोड़ा लड़कियों की तरह बोलता हुआ नजर आता है। इसे सुनकर उसके दोस्त भी उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। फिर ताकि लड़कों की तरह बोलकर बताता है कि मैं टोक्यो शहर में घूम रहा था। उसके दोस्त कहते हैं, स्कूल के बाद कैफ़े चलते हैं। कैफ़े का नाम सुनते ही ताकि खुशी से पागल हो जाता है। कैफ़े में मेनू कार्ड की कीमत देखकर वो कहता है, इतने में तो मेरे घर का 1 महीने का राशन आ जाएगा। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, तुम कौन से ज़माने में जी रहे हो। ताकि कहता है, चलो छोड़ो इसे, वैसे भी ये एक सपना है। उसके दोस्त को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ताकि ये आखिर क्या बोल रहा है। ताकि अपने मोबाइल में देखकर कहता है, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। उसके दोस्त ताकि को कहते हैं, आज तो तुम्हारी शिफ्ट है, अब जाओ जल्दी से। लेकिन ताकि पूछता है, तुम लोगों को पता है कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त बड़े हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम ताकि को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ एक वेटर का काम करता है, जहाँ पर वो बहुत सी गड़बड़ करता है, जिस पर वहाँ के शेफ उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। ताकि कहता है, ये सपना कब ख़त्म होगा। इसके बाद एक कस्टमर ताकि से बहस करने लग जाता है कि इस पिज़्ज़ा में एक टूथपिक है। मामला बढ़ता देख वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम मिकी ओकुदोरा होता है। वो ताकि को वहाँ से जाने को कहती है और वो उस कस्टमर को संभालती है। अगले सीन में रेस्टोरेंट क्लोज होने के बाद सभी सफाई कर रहे होते हैं। ओकुदोरा ताकि को कहती है, आज तुमने काफ़ी गड़बड़ की, शुक्र है कि वक्त रहते सब ठीक हो गया। तभी एक लड़की ओकुदोरा को बताती है, तुम्हारी स्कर्ट पीछे से फटी हुई है।
ओकुदोरा कहती है ये तो रोजर से काटा गया है, ये जरूर उस कस्टमर ने किया होगा। ताकि ओकुदोरा का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो ओकुदोरा से कहता है अपनी स्कर्ट उतारो। ये सुनते ही ओकुदोरा डर जाती है। ताकि घबराते हुए कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं उस स्कर्ट को सिल सकूं इसलिए मैं तुमसे वो मांग रहा हूँ। ओकुदोरा अपनी स्कर्ट उतार कर ताकि को दे देती है और ताकि उसके फटे हुए पार्ट्स को बड़े खूबसूरती से सिल कर उसे दे देता है। ओकुदोरा कहती है अब ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ओकुदोरा ताकि को कहती है तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर आज तुम अच्छे से पेश आए, मुझे आज वाला तुम ज़्यादा पसंद आए। इसके अगले सीन में ताकि को अपने रूम में देखते हैं, जहां वो अपने मोबाइल में डायरी चेक करता है ताकि उसे अपने बारे में और भी बातें जानने को मिले। वो अपने दोस्तों के फोटोज़ को देखकर कहता है काश मैं भी टोक्यो में रह पाता। उसे उन फोटोज़ के बीच में ओकुदोरा की फ़ोटो भी मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है तो ये शायद उसका क्रश होगा। उसके बाद ताकि अपने मोबाइल में कुछ नोट्स लिख देता है और तभी उसे याद आता है इसके नोट्स में जिसने वो लिखा था कि तुम कौन हो, कहीं वो ताकि तो नहीं था। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही चुका होगा ये ताकि नहीं बल्कि ताकि के बॉडी के अंदर मित्सुआ है और मित्सुआ को यही लग रही होती है कि वो सपना देख रही है, जहां वो सपने के अंदर ताकि की ज़िंदगी जी रही है। कहानी में आगे बढ़ती हुए ताकि को देखते हैं, जो कि असल में मित्सुआ होती है और जिसे सिर्फ एक सपना लगता है, लेकिन फिर भी वो एक पेन लेकर अपने हाथ में मित्सुआ लिख देती है और सो जाती है। अगली सुबह जब ताकि सोकर उठता है तब वो अपने हाथ में मित्सुआ लिखा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। ब्रेकफास्ट करते हुए जब वो अपने फ़ोन में नोट्स पढ़ता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है ये हो क्या रहा है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। उसके दोस्त ताकि से कहते हैं कि आज तो तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का पता तो याद है ना। ताकि कुछ समझ नहीं पाता आखिर ये चल क्या रहा है। ताकि अपने दोस्तों से पूछता है कहीं तुमने तो मेरे फ़ोन में वो सब नहीं लिखा था। जिसके बाद ताकि अपने काम पर चला जाता है। सिंता सुखासा को कहता है आज ये पहले ऐसा लग रहा है। सुखासा थोड़ा शर्माते हुए कहता है कल वो ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सिंता जिसे सुनकर बड़ी हैरानी से उसे देखता है। अगले सीन में हम ताकि को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में होता है। ताकि अपने सामने कुछ कलीग्स को देखता है जो कि बहुत गुस्से में होते हैं। वो सभी उस पर इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि वो सभी ओकुदोरा को पसंद करते हैं। उसके कलीग्स ताकि को पूछते हैं तो तुम कल ओकुदोरा को उनके घर तक छोड़ने गए थे। ताकि को ये सुनकर विश्वास नहीं होता कि आखिर ये कब हुआ। तभी वहाँ ओकुदोरा आ जाती है और ताकि को आँख मारकर अंदर चली जाती है। ये देखकर ताकि भी शर्म से लाल लाल हो जाता है और उसके कलीग्स ये देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं ताकि पर। वही दूसरी तरफ इतोमोरी गांव में मित्सुआ भी अपनी नींद से उठ जाती है और अपने हाथ में देखती है कि किसी ने उसके हाथ में बहुत कुछ लिख रखा होता है। तभी उसकी छोटी बहन वहां आती है और कहती है आज तुम अपनी छाती नहीं दबाओगी, और वो वहां से चली जाती है। मित्सुआ ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है। इसके बाद मित्सुआ जब अपने क्लासरूम में एंटर करती है, उसके सारे क्लासमेट्स उसे बड़े हैरानी से देख रहे होते हैं। मित्सुआ सायाको को पूछती है कि सभी लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं। सायाका उसे बताती है कि कल तुमने हंगामा जो कर दिया था। इसके बाद हमें पिछला दिन यानी कि फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मित्सुआ के शरीर के अंदर ताकि था, जहां इन सब की ड्राइंग क्लासेस चल रही होती है। जब मित्सुआ जो कि असल में ताकि होता है, जो कि स्केचिंग कर रहा होता है, तब उसके क्लासमेट्स उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो वो गुस्से में अपने पैरों से अपना ड्राइंग गिरा देता है। प्रेजेंट डे में जब सायाका मित्सुआ को बताती है कि पिछले दिन उसने ऐसा कुछ किया था, जिसे सुनकर वो दंग हो जाती है क्योंकि उसे तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागती हुई जाती है और अपने रूम में जाकर नोटबुक को देखती है, जिस पर किसी ने बहुत कुछ लिख रखा होता है। वही दूसरी तरफ ताकि भी अपने फ़ोन की डायरी में नोट्स देखता है और दोनों एक साथ कहते हैं कि हम अपने सपने में अपनी जगह बदल रहे हैं। अब धीरे धीरे दोनों को ये समझ आने लगता है कि वो हफ्ते में 2 या 3 बार रैंडमली अपनी जगह बदल रहे हैं। जब भी वो सोकर उठते हैं तब उनके शरीर आपस में बदल चुके होते हैं और जगह बदलने के बाद उन्होंने क्या क्या किया ये उन्हें अच्छी तरह से याद नहीं रहता है। और आसपास हुए बदलाव और लोगों के रिएक्शन से उन्हें पता चल ही जाता है कि उन्होंने क्या क्या किया है। इसलिए उन दोनों ने मोबाइल फ़ोन के डायरी के ज़रिए एक दूसरे के लिए रूल बनाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। और साथ ही सोने से पहले उन्होंने सारा दिन जो कुछ भी किया उन सब का रिपोर्ट बनाकर एक दूसरे की डायरी में लिख कर रखना शुरू कर दिया। फिर भी दोनों ही एक दूसरे से परेशान होते हैं कि वो दोनों ही डायरी में जो तय किया गया है उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। ऐसा ही इन दोनों का आपस में बदलना जारी रहा और ताकि ने मित्सुआ की इमेज बहुत ही बोल्ड लड़की की बना दी थी, जो स्पोर्ट्स में काफ़ी कमाल की थी और स्कूल में काफ़ी फेमस हो चुकी थी और लड़के जिसे अब पसंद करने लगे थे। और मित्सुआ ने ताकि की इमेज बहुत ही स्वीट और केयरिंग लड़के की तरह बना दी,
और वो ओकुदोरा के साथ अपनी नज़दीकियाँ भी बढ़ाती गई। वो दोनों ही अपनी अपनी डायरी पढ़कर इन हरकतों से परेशान थे कि वो मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसे नहीं कर सकता। वो बस यही चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी जैसे है वैसे ही रहे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक सुबह ताकि मित्सुआ के शरीर में उठता है। वो हमेशा की तरह उठते ही अपना छाती दबाने वाला ही होता है, तभी रुक जाता है और सोचता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसकी छोटी बहन वहाँ आती है और जैसे ही दरवाज़ा खोल के अपनी बहन मित्सुआ को देखती है, जो कि हमेशा की तरह छाती दबा रही होती है। ये सब देखकर उसकी बहन कहती है, तुम्हें सच में ये सब करना पसंद है, चलो अब जल्दी करो, हमें निकलना भी है। अगले सीन में हम मित्सुआ, उसकी छोटी बहन और उसकी दादी को मंदिर जाते हुए देखते हैं। उन्होंने इससे पहले जो रिचुअल परफॉर्म करके जो चावल से कुचिका में साके बनाई थी, आज उसे वो अपने मियामुज़ु देवता को चढ़ानी है। रास्ते पर उनकी दादी उन्हें मुसुबी के बारे में बताती है। मुसुबी दरअसल एक जरिया है जिससे हम अपने रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। धागों को जोड़ना मुसुबी है, लोगों को जोड़ना भी मुसुबी है, समय का बहाव भी मुसुबी है। जब भी हम कुछ सिलते या बुनते हैं, वो देवताओं की कला और समय के बहाव को दर्शाता है। और जब हम कुछ खाते या पीते हैं, तब ये तत्व हमारे शरीर से जा मिलते हैं, इसे भी मुसुबी कहते हैं। और आज जो हम भेंट चढ़ाने आए हैं, वो भी एक अनोखा जरिया है हमारे और देवताओं के मिलाव का। आखिर में वो अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मित्सुआ यानी कि ताकि वो कहती है, क्या यही है मियामुज़ु देवता की कब्र? मियामुज़ु मंदिर तक जाने के लिए उन्हें एक छोटी सी नदी पार करनी होगी। उनकी दादी उन्हें बताती है कि इस नदी को पार करते ही काकेरियो है। काकेरियो मतलब दूसरी दुनिया। उनकी दादी आके बताती हुए बताती है कि अपनी इस दुनिया में वापस आने के लिए तुम्हें वो छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, मतलब कि कुचिकामे साके को। ये एक तरह का तुम्हारा आधा हिस्सा है जो तुम मियामुज़ु देवताओं को भेंट चढ़ाओगी। इसके बाद दोनों बहनें मंदिर के अंदर जाकर कुचिकामे साके को समर्पित कर देते हैं। इसके बाद वापस आते हुए उसकी छोटी बहन मित्सुआ को एक जगह लाती है। उसकी बहन जो कि कहती है कातावारी दोकी हो चुकी है। कातावारी दोकी उसे कहते हैं जो ना तो दिन हो और ना ही रात। वहाँ पर एक खूबसूरत सी झील होती है। उसकी छोटी बहन उसे कहती है शायद हमें वो धूमकेतु भी दिख जाए, पर ताकि वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस धूमकेतु की बात कर रही है। तभी उसकी दादी उसे कहती है मित्सुहा, तुम अभी भी एक सपना देख रही हो। तभी अचानक ताकि की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों। तभी उसे ओकुदेरा का मैसेज आता है और वो मैसेज देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर उसने ये मैसेज क्यों किया होगा। तभी अपने मोबाइल पर डायरी को देखकर उसे पता चलता है कि आज तो उसकी डेट है ओकुदेरा के साथ। ताकि तुरंत ही दौड़कर अपनी डेट के लिए निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि इस डेट को और कोई नहीं बल्कि मित्सुआ ने प्लान किया था जब वो ताकि के बॉडी के अंदर थी। अब वही दूसरी ओर मित्सुआ को देखते हैं जो कि आज अपने शरीर में होती है और अपनी नींद से उठती है। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी वो ताकि के बारे में सोचती है कि अभी तो वो जरूर अपने डेट पर होगा ओकुदेरा के साथ। और वो मिरर में खुद को रोते हुए देखती है। शायद उसके दिल में ताकि के प्रति अब फीलिंग्स हो। और वही दूसरी ओर ताकि अपने डेट पर ओकुदेरा के साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है। वो बहुत ही नर्वस होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे और क्या नहीं। ओकुदेरा उसके करीब आकर कहती है ताकि आज तुम थोड़े अलग लग रहे हो। वो उससे पूछती है कि ताकि तुम मुझे पसंद करते थे है ना, और अब शायद तुम्हें कोई और पसंद है। इसके बाद ओकुदेरा वहाँ से अपने घर चली जाती है। ओकुदेरा के चले जाने के बाद ताकि मित्सुआ का लिखा हुआ नोट्स पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी तब तक धूमकेतु के निकलने का समय हो जाएगा। ताकि आसमानों की ओर देखकर कहता है आखिर ये कहना क्या चाहती है, क्योंकि आसमान में कोई धूमकेतु होता ही नहीं है। तभी ताकि मित्सुआ को कॉल करने की कोशिश करता है और वो कॉल लग नहीं पाता। वही दूसरी ओर मित्सुआ को अपने घर पर देखते हैं। वो तेस्से से बात कर रही होती है। तेस्से उससे फेस्टिवल पर चलने को कहता है कि आज हम उस धूमकेतु को साफ साफ देख पाएंगे। वही दूसरी तरफ मित्सुआ के दोस्त तेस्से और सायाका उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सायाका तेस्से को कहती है तुम्हें उसे किमोनो में देखना है इसलिए उसे बुलाया है। तेस्से कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो आजकल थोड़ी सी दुखी लग रही थी इसलिए बुलाया है। तभी वहाँ मित्सुआ किमोनो पहनकर आ जाती है। उसे देख के उसके फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि मित्सुआ ने अपने बाल काट दिए होते हैं। उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मित्सुआ ने अपने बाल क्यों काट दिए। तेस्से कहता है कहीं किसी लड़के की वजह से तो उसने बाल नहीं काट दिए। सायाका कहती है लड़के हमेशा ऐसी बातों पर ब्रेकअप को क्यों जोड़ने लगते हैं, उसने कहा ना कि उसका मन किया तो उसने उसे काट दिए। फिर वो तीनों दोस्त फेस्टिवल के लिए जाने लगते हैं क्योंकि आज वहाँ उनके गाँव में एक फेस्टिवल होता है जिस फेस्टिवल को पतझड़ के मौसम में मनाया जाता है। इसके बाद मित्सुआ और उसके दोस्त आसमान में वही धूमकेतु को देखते हैं
जिसे न्यूज़ पर बताया गया था। ये धूमकेतु को अपने नंगी आंखों से देख सकेंगे जो कि पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। मित्सुआ उस धूमकेतु को देख ही रही होती है और तभी वो धूमकेतु के टुकड़े हो जाते हैं, जिसका एक टुकड़े को हम पृथ्वी की ओर आते हुए देखते हैं। वही दूसरी ओर ताकी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है कि उस दिन के बाद से फिर कभी ताकी और मित्सुआ ने अपने शरीर नहीं बदले। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन ताकी इसी उम्मीद में था कि उसका शरीर मित्सुआ के साथ बदल जाए, पर ऐसा होता ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी ऐसी ही आगे चलती रहती है और ताकि अपनी बची हुई धुंधली यादों के साथ और इंटरनेट के सहारे से उस जगह का तस्वीरें बनाता है। एक दिन उन तस्वीरों को लेके उस जगह को ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि वो मित्सुआ से मिलना चाहता था। उसके दोस्त भी उसके साथ आ जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ताकि किसको ढूंढने जा रहा है। उसके दोस्त कहते हैं तुम कहीं डेटिंग साइट वाली लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे? ताकि कहता है नहीं। ओकुदेरा ताकि वो कहती है तुम्हें पता नहीं कि वो कहाँ रहती है, सिर्फ तुम उसे तस्वीरों के सहारे ही उसे ढूंढोगे? ताकि कहता है हाँ। ताकि कई सारे जगह भटकता है और काफ़ी सारे जगहों पर लोगों से पूछता है, पर किसी को भी उन जगहों के बारे में कुछ पता नहीं होता। इतनी सारे जगहों पर पूछताछ करने के बाद वह हार मान ही लेता है और वापस टोक्यो जाने का फैसला लेता है। रास्ते में वो तीनों छोटे से रेस्टोरेंट में रामेन खाने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक आकर तस्वीर देखकर बताता है कि ये तो इतोमोरी गांव की तस्वीर है। ताकि को भी ये नाम सुनते ही याद आ जाता है कि हाँ उस गांव का नाम इतोमोरी ही तो था। वो उन्हें कहता है ये इतोमोरी गांव करीबी है ना, जिस पर उस रेस्टोरेंट का मालिक निराश होकर बताने वाला ही होता है कि तभी उसके दोस्तों को भी कुछ याद आ जाता है और वो कहते हैं कि कहीं वही इतोमोरी गांव तो नहीं है ना जहाँ पर धूमकेतु गिरा था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ उस जगह पहुँच जाते हैं। ताकि अपने आंखों से उस जगह को देखता है जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो इतोमोरी गांव अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो आधा गांव पानी में पूरी तरह से डूब चुका था, जो कि अब वो झील बन चुका था। उसके दोस्त कहते क्या ये सच में वही जगह है? शायद तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई होगी। ताकि कहता है नहीं, मुझे साफ साफ याद है ये वही जगह है। ये स्कूल यार्ड, ये पहाड़ और ये स्कूल की बिल्डिंग सब वही जगह है। जिस पर उसका दोस्त सुखासा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें 3 साल पहले की वो घटना याद है जिसमें सैकड़ों लोग धूमकेतु के गिरने की वजह से मारे गए थे? ताकि ये सुनते ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो कुछ दिनों पहले तक मित्सुआ के शरीर में इस जगह पर था। वो अपने दोस्तों से कहता है वो सारे लोग मारे गए, वो भी 3 साल पहले, ऐसे कैसे हो सकता है? वो अपना फ़ोन निकालकर मित्सुआ के लिखे हुए नोट्स को देखता है और वो देखता है कि मित्सुआ के द्वारा लिखे हुए नोट्स धीरे धीरे सारे गायब हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद इतोमोरी का भयानक मंजर देख ताकि और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से वो लोग सीधा पास ही के टाउन के लाइब्रेरी में इतोमोरी गांव के बारे में पता करने चले जाते हैं। ताकि लाइब्रेरी में पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड्स को चेक करता है और उसके बारे में ऑनलाइन भी सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि टियामेट धूमकेतु जो 1200 सालों में एक बार दिखाई देता है, जो कि 3 साल पहले वो धरती के बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ गया था, जिसका एक टुकड़ा जापान के इतोमोरी गांव में गिरा। उस दिन जब सब लोग पतझड़ का त्यौहार बना रहे थे, तब उस समय धूमकेतु का एक टुकड़ा गिरा। सभी इस बात से अनजान थे, यहाँ तक कि साइंटिस्ट तक को भी इसका पूर्वानुमान नहीं था। जिस हादसे में करीब 500 लोग मारे गए और अब इतोमोरी गांव में कोई नहीं रहता। ताकि एक रिकॉर्ड बुक में मरने वालों का नाम चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उस रिकॉर्ड बुक में मित्सुआ नाम की लड़की का नाम भी लिखा होता है। ओकुदेरा कहती है क्या ये वही लड़की है? शायद तुमसे कोई गलती हुई होगी, वो तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। ताकि अपने दोस्तों को कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, उसने मुझे 2-3 हफ्तों पहले ही बताया था कि हम धूमकेतु को अपनी खुली आंखों से देख पाएंगे। इसके अगले सीन में हम उन्हें होटल में रुके हुए देखते हैं। यहाँ पर उसके दोस्त ताकि के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुकासा ओकुदेरा से पूछता है क्या तुम्हें सच में यकीन है जो वो कह रहा है? ओकुदेरा कहती है वो जरूर किसी न किसी से मिला होगा जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकि काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है। वो अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सोच कर अपने मन को वो झूठी तसल्ली देने लग जाता है कि वो जरूर एक सपना होगा। जिस गांव को मैंने 3 सालों पहले उन खबरों में देखा था, इस वजह से मुझे वो सपना आया होगा, या फिर उस लड़की का भूत होगा, या तो वो सब कुछ मेरा एक कल्पना होगा। तभी ओकुदेरा उसके कमरे में आ जाती है। ताकि यहाँ पर ओकुदेरा से माफ़ी मांगता है कि तुम्हें मेरे इन अजीब सी बातों की वजह से तुम्हें मेरे साथ यहाँ तक आना पड़ा। ओकुदेरा कहती है कोई बात नहीं। ओकुदेरा यहाँ पर एक बुनाई की किताब पढ़ रही होती है। तभी उसकी नज़र ताकि के हाथ में बंधी हुई धागे पर पड़ती है। वो ताकि को उसके बारे में पूछती है। ताकि बताता है कि इसे उसे किसी ने कुछ सालों पहले दिया था और उसे कुछ याद नहीं होता कि किसने दिया है। ताकि बताता है कि किसी ने मुझसे कहा था ये धागा समय को दर्शाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मित्सुआ की दादी ने कहा था
जब ताकि मित्सुआ के शरीर के अंदर रहा होगा तब उसने इसे सुना होगा। ताकि फिर से सोच में पड़ जाता है और इस धागे से अचानक मित्सुआ की दादी की बात याद आ जाने लग जाती है, जो उन्होंने ताकि को मियामुज़ू के मंदिर में जाते वक्त कही थी। अब ताकि के पास मियामुज़ू मंदिर जाकर उसे ढूंढना ही एक रास्ता था कि वो मंदिर सच में मौजूद है या नहीं, ताकि उसे भरोसा हो सके जो उसके साथ हुआ था कि वो कोई सपना या उसकी एक इमेजिनेशन नहीं थी। वो सुबह होने से पहले ही ताकि अपने दोस्तों को बिना बताए एक लेटर छोड़ इतोमोरी की ओर निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कॉम्प्लिकेटेड मूवी का पार्ट 1 यही खत्म होता है और इस मूवी का पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।